हो गया। हाँ तो दीजिए। गुड इवनिंग बच्चों। सबसे पहले आप लोग ये चेक करके बताएं कि आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है या नहीं। ये चेक करके बताएं कि आवाज़ ओके। सो आई गेस की आवाज़ क्लियर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 0 और लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की होली अच्छी रही होगी। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। फिर हम लोग आज का अपना लेक्चर जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा चल रहा है, फंडामेंटल पार्टिकल जो हमने पहला टॉपिक लिखा था वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जितनी जल्दी हो जुड़ जाएं ताकि फिर हम लोग आगे की क्लासेस स्टार्ट कर पाएँ। आने वाले 1-2 क्लासेस आपके बेसिक्स के ही चलेंगे। जैसे आज मैं आपको ऑयल डॉप एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूँ और चार्ज इज टू मास रेशियो, E/m रेशियो जिसे आप कहते हैं, वो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके बाद हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पढ़ेंगे और देन 11 वालों के लिए जो काम की टॉपिक है यानी कि आपका रदरफोर्ड मॉडल, वहाँ से फिर हम कल के बाद वाली क्लास लेक्चर नंबर 4 से हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पे आ जाएंगे और फिर अपना क्लास का स्पीड भी बढ़ जाएगा और थोड़ा सा हम लोग डीप में सीखेंगे उसको। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स बनवाता जाऊँ। तो आइए मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ये सबों के लिए है। ये 11th वालों के लिए है, ये 12th वालों के लिए भी है, ये 12th वालों के लिए भी है, ये जेई वालों के लिए भी है, मेंस एडवांस दोनों के लिए। मैं लिख ही देता हूँ। ये नीट वालों के लिए भी है, ये आईआईटी, सॉरी
ये IIT जैम वालों के लिए भी है, ये BSc वालों के लिए भी है। BSc पार्ट 1 में जो हैं केमिस्ट्री ऑनर्स वाले उनके इनऑर्गेनिक में है। हालांकि अभी जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें BSc के सिलेबस में नहीं है। बेसिकली ये तो 11th के सिलेबस में भी नहीं है, बट आपको मैं बेसिक से बताना शुरू कर रहा हूँ और फिर हम लोग धीरे धीरे हायर टॉपिक्स तक, जो आपके ग्रेजुएशन का सिलेबस है वहाँ तक हम लोग धीरे धीरे 20-21 लेक्चर में वहाँ तक हम लोग धीरे धीरे पहुँचेंगे। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए आज एक अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। ओके, वो अनाउंसमेंट क्या है वो आप ध्यान से सुने। जो लोग BSc वाले हैं, जो भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपके पार्ट 2 का, आपके सेकेंड पार्ट कहिए या सेकेंड ईयर कहिए, आपके सेकेंड ईयर का फॉर्म भराने का डेट आ गया है। तो आई होप कि आप लोग फॉर्म भर भी रहे होंगे। तो अगले 1-2 दिन में हम लोग इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों का जो क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन लाइव लेके आने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। आपके सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस लाएंगे। न सिर्फ मैं आपको कौन सा ऑप्शन सही है ये बताऊंगा, बल्कि क्यों सही है, क्या उसके पीछे थ्योरी है, कैसे वो सही हुआ, हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे डिटेल में एक सेक्शन में, एक लेक्चर में, एक साल का जो 10 ऑब्जेक्टिव रहते हैं हम लोग उसको सॉल्व करके देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि और इसके इर्द गिर्द क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाने के बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनाना है, क्वेश्चन में कितना लिखना होता है, कुछ जो टफ डेरिवेशंस हैं उसको मैं समझाऊंगा। और धीरे धीरे करके फिर आपके अभी से लेके एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 1 महीने का समय है अभी आपके पास। और अगर आप ये 1 महीना भी थोड़ा जम के मेहनत करके करेंगे तो फॉर श्योर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पार्ट 2 के जो एस्पिरेंट हैं अभी यहाँ TMBU में, तो आप उसके लिए सत्यम वेव के मनाली ब्रांच पे आके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें आज का टॉपिक। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर का ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 0 और 1 कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो इस लेक्चर के बाद उसे भी देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है E/M रेशियो। E/M रेशियो का क्या मतलब है? यहाँ E से अपना मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E से रिप्रेजेंट किया जा रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। M क्या है तो आप समझ ही गए होंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज टू मास रेशियो जो होता है आज हम लोग इसे समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो आज का अपना यही छोटा सा लेक्चर होने वाला है और छोटी छोटी बातें हैं बट समझनी चाहिए हमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखा था और ये जो चार्ज टू मास रेशियो है जे थॉमसन ने उसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को और तरीकों से किया और उन्हीं चीज़ों को एक्सटेंड करने पे उन्हें ये रिजल्ट मिला था। ठीक है, ये बेसिकली पिछले ही लेक्चर का एक पार्ट है। आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो मैंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक हमने बात की थी और मैंने कहा था कि चार्ज टू मास रेशियो और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो ये लेक्चर वही है। उसी एक्सपेरिमेंट को पिछले क्लास में हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप जहाँ तक देखा था, एक्सपेरिमेंट को जहाँ तक समझा था, उन्हीं चीज़ों को केवल आगे एक्सटेंड किया है इसमें। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये चार्ज टू मास रेशियो क्या है अपना? E फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, M फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का जो रेशियो है वो चार्ज टू मास रेशियो है। ओके, ठीक है। एक बात और मैं यहाँ पे बता देना चाहूँ आप लोगों को कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने से पहले, इससे पहले तक एग्जैक्ट चार्ज हमें नहीं पता था। पहले हमें केवल रेशियो पता था। इसके आगे मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें बाकी चीज़ें क्लियर हुई, बट यहाँ तक हमें केवल इन दोनों का रेशियो पता था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग
आज आगे की क्लासेस, आगे के टॉपिक्स को शुरू करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पीपीटी के फॉर्म में है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको नोट्स बनाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में मैं हट जाया करूँगा, आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लेना या बाद में भी आप चाहो तो इसे प्ले करके आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस पिछले क्लास की तरह लिख रखे हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, 4:1 मास रेशियो, तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या है। देखो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है, 4:1 मास रेशियो 1897 में, कब, 1897 में किसने किया, जे थॉमसन ने। क्या किया, 4:2 मास का वैल्यू फाइंड आउट किया, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो रेशियो था ये जे थॉमसन ने 1897 में फाइंड आउट किया। इन्होंने किया क्या, पिछले क्लास में हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि डिस्चार्ज ट्यूब है, मैंने उसके लेंथ विड्थ सारी चीज़ें आपको पिछले क्लास में बता दी थी, कैथोड एनोड सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो हमने उसमें देखा क्या था कि कैथोड से एनोड की तरफ को एक रे जा रहा था, जिससे हमें समझ में आया था कि वो निगेटिवली चार्ज थे, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएशन हमें देखने को मिला था। उसी चीज़ को इन्होंने आगे एक्सटेंड किया और फिर बाकी चीज़ें हमें पता चली। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास का क्या हमें मिला था, माइनस, यहाँ हमने लिख रखा है -1.7588 इंटू 10⁸ वेट। ठीक है, क्या हमें वैल्यू मिला था, -1.758 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ओके, ये पर ग्राम में वैल्यू है। आप इसे केजी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको पता है 10⁸ की जगह 10⁻11 हो जाएगा, वो भी आपको आने वाले स्लाइड्स में दिख जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चार्ज टू मास रेशियो का ये रिजल्ट है, जो अभी मैं आपको चार्ज टू मास रेशियो कैसे कैलकुलेट हुआ था वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो वो बताने से पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो ताकि आपको पता हो कि आप सीखने क्या वाले हैं। तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है, देखो ये है क्या, ये है, पिछली बार आपने डिस्चार्ज ट्यूब देखा था, मैंने क्या कहा कि ये उसी डिस्चार्ज ट्यूब का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये वही डिस्चार्ज ट्यूब है, आप देख पा रहे हैं, एनोड है, कैथोड है, सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे चार्ज्ड प्लेट है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमने यू शेप वाली मैग्नेट यहाँ पे लगा रखा है, हमने नहीं, जे थॉमसन ने लगाया था। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई किया जा सके। ठीक है, तो एक मिनट, देखो इसमें हुआ क्या, इन्होंने ये काम किया, सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल सेटअप पिछले बार ही जैसी हैं, कोई भी अंतर नहीं है, केवल क्या है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है। तो आप समझो, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो क्या हो रहा था कि ये जो कैथोड रे था वो सीधा यहाँ पे आकर के स्ट्राइक कर रहा था, यही हो रहा था, याद होगा आपको, गुड। यहाँ पे अब क्या है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो आइए एक बार पहले ये समझते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहने पे क्या हुआ था। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, आई गेस आप क्लियरली मुझे लगता है देख पा रहे होंगे, यस। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहने पे क्या हुआ था कि ये जो बीम था यहाँ से यहाँ तक तो सीधा आया, क्योंकि आप जान रहे हो कि ये कैथोड रे जो है, हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, तो ये निगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पे जब ये पॉजिटिव प्लेट नीचे है, निगेटिव प्लेट ऊपर है, तो आप समझ पा रहे हैं कि सर ये क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट करेगा, जैसा कि पिछले बार हुआ था वही चीज़ यहाँ भी होगा। तो बिल्कुल सही बच्चों, ये जो सीधा बीम आ रहा था कैथोड रे का, यानी इलेक्ट्रॉन बीम जो था, वो क्या होगा, यहाँ से आके, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है तो ये इधर को डेविएट कर गया, तो यानी कि ये आके इस पॉइंट सी पे, ये जो सी पॉइंट है यहाँ पे आकर के क्या हुआ, स्ट्राइक किया। कब, जब हमने पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज प्लेट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जब अप्लाई किया। क्लियर है ये बात। जब तक हमने अप्लाई नहीं किया था तो क्या हो रहा था, इस पॉइंट बी पे आकर के स्ट्राइक कर रहा था, सीधा बीम जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। बट क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हुआ कि यहाँ ये निगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली प्लेट की तरफ डेविएट करेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर,
बेसिक सी बात है, ठीक। फिर दूसरा काम क्या किया हमने, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया, इन्होंने केवल ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका यू शेप मैग्नेट जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ लिख रखा है, यू शेप मैग्नेट जो है उसको उन्होंने अप्लाई किया, यानी हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया। आगे हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे के कैलकुलेशंस में आपको ये दिखेंगे, और जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें आपको इनकाउंटर होंगी, तो समझिए यहाँ पे। उसके बाद जब हमने क्या किया, हमने नहीं, जे थॉमसन ने जब क्या किया कि केवल और केवल जब मैग्नेटिक फील्ड लिया तो क्या हुआ कि ये सीधा ना जा करके सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए इस ए पॉइंट को स्ट्राइक किया, देख पा रहे हैं आप, ए पॉइंट को स्ट्राइक किया। फिर इन्होंने क्या किया कि जैसे जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में जब बीम सीधा जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे पॉजिटिव प्लेट की तरफ को गया, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे वो आप समझ पाओगे आगे चल के कि कैसे ये सर्कुलर पाथ हुआ। वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो पॉइंट सी पे आके स्ट्राइक किया, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो पॉइंट ए पे आके स्ट्राइक किया। ओरिजिनली ये कहाँ कर रहा था, बी पॉइंट पे। अब इन्होंने सोचा कि जब अगर दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में डेविएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक काम क्यों ना किया जाए, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस किया जाए कि ये वापस से अपने ओरिजिनल पॉइंट बी पॉइंट पे आके स्ट्राइक करे। तो यही काम इन्होंने किया, सिंपल सी बात है। इन्होंने क्या किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इन्होंने फिर क्या किया, एडजस्ट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इन्होंने क्या किया, एडजस्ट किया। कुछ इस तरह एडजस्ट किया कि बीम पहले के ही तरह सीधा आके अपने पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, हमने पिछले क्लास में देखा था। तो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ इस पॉइंट बी को आकर के ये स्ट्राइक किया। ये था इनका जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसमें इन्होंने क्या किया, वही इवैक्यूएटेड ट्यूब है, केवल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाई किया। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी समझते ही होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में रहीं। आप एक बार इसका डायग्राम बनाओ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया होगा अपने कॉपी में। आइए आगे देखते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। मैं इसको बताने से पहले आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे ही ऐड कर देता हूँ, इस वाले पॉइंट में मैं ऐड कर देता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो डेविएट किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या हुआ, वो मैंने क्या बताया, सर्कुलर पाथ को फॉलो किया। तो जब सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ रेडियस होगा। जैसे आप एक सर्कल बनाओगे, आप कहोगे कि सर ये कुछ चीज़ें, कुछ भी चीज़ है XYZ जो इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा। इस सेंटर से यहाँ जो दूरी है यही रेडियस है, कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे कैथोड रे सर्कुलर पाथ पे गया तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा, यस और नो, ठीक है। जब कुछ ना कुछ अगर रेडियस होगा तो उस रेडियस की वैल्यू भी निकलेगी, तो वो निकलती है R इक्वल्स टू mv/e/b। आप चाहें तो इस इक्वेशन को अपने कॉपी पे
नोट कर सकते हैं। आर फॉर तो आप समझ ही पा रहे हैं कि आर का क्या मतलब है, रेडियस है किसका, इलेक्ट्रॉन का, नहीं, ये रेडियस है उस सर्कुलर पाथ का बच्चे, पाथ का, उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस नहीं है, ये किसका रेडियस है, उस सर्कुलर पाथ का। ठीक, एम फॉर आप समझ ही पा रहे हो, मास किसका, तो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी तो किसका, तो इलेक्ट्रॉन का, जब बात ही इलेक्ट्रॉन की चल रही है। ई फॉर, अभी मैंने चार्ज टू मास रेशियो समझाते हुए भी बोला है कि वहां ई का मतलब क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब बी का मतलब भी मैंने आपको बताया, बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां मैं केवल मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं। आप चाहो तो अप्लाइड भी लिख सकते हो, क्योंकि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा करके उस मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहां से वो रेडियस कैलकुलेट आप कर सकते हो। आप मैंने जो नोटेशंस के मतलब लिखे हैं, आर का मतलब, एम का मतलब, भी का मतलब, आप इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। कर लिया, गुड। और देखो इस एम भी का क्या मतलब है, आप जानते हो मोमेंटम को आप मास इंटू वेलोसिटी बोलते हो, यहाँ मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो मोमेंटम किसका निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो है ये मोमेंटम हो गया। आप ये सारी बातें नोट करते चलना, क्यों, क्योंकि आगे जो हम लोग कैलकुलेशंस देखेंगे उसमें ये सारी बेसिक बातें आपको यूज करनी पड़ेंगी, तो आप समझ पाओगे कि इन टॉपिक्स का, इन लेक्चर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मोमेंटम समझ पा रहे हो आप, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, आपने 6-7 से ये चीज़ें सीख ली होंगी। ठीक है, मोमेंटम है ये। अब आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि सर ये आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, एम भी का। एम भी का मतलब सर आपने अभी क्या बताया, मोमेंटम, मोमेंटम जिसे आप डिनोट किससे करते हो, पी से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कि एम भी यानी मोमेंटम बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, या रेडियस बढ़ रहा है तो मोमेंटम उसका बढ़ेगा। ये रिजल्ट हम आने वाले क्लासेस में यूज करेंगे, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट पार्ट, जैसा मैंने आपको अभी कहा कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हुआ, जो डेविएशन आया, जो डिफ्लेक्शन आया, वो सर्कुलर पाथ को फॉलो किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने पे कौन सा पाथ हुआ होगा सर, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने पे जो पाथ हुआ वो था पैराबोलिक। कैसा था, पैराबोलिक। पैराबोला आप +2 में, यानी आप 12th क्लास में आप पैराबोला कोनिक सेक्शन करके एक चैप्टर है मैथ्स में, आप वो सीखोगे। तो आप ये बात ध्यान रखोगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो पाथ कैसा हुआ, सर्कुलर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो पाथ कैसा हुआ, पैराबोलिक। सर्कुलर हुआ तो रेडियस निकलेगा, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपके पास mv/e/b, जिसके नोटेशंस मैंने यहाँ पे, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आप इसे नोट कर लो, क्योंकि मैं जैसे ही स्लाइड चेंज करूँगा ये चीज़ें ओमिट हो जाएंगी। तो कुछ सेकेंड्स का समय है, आप प्लीज़ इसे नोट कर लो। ओके, तो आइए आगे एक और चीज़ हम लोग सीखते हैं, वो है कि ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ तो वो कितना हुआ। अगर आप ये भी कैलकुलेट करना चाहें तो आप
कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि इनसे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, फिर भी आप इसे ध्यान रखो। क्या लिखा मैंने, y इक्वल्स टू ई इंटू ई, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई 2m v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां पे जो आपका x है वो क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो। x क्या है यहाँ पे, x है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट कौन सा, तो पैरेलल प्लेट वही जो आपने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर नीचे इस तरह से जो ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव फील्ड था, तो वो जो दो प्लेट थे पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज प्लेट्स, तो ये जो तो ये पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ओके, पैरेलल प्लेट कौन सा, तो वही पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज प्लेट जो आपने अभी डायग्राम में देखा है। ठीक है, और बाकी के नोटेशंस एज यूजुअल है। ई का मतलब वही चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस ई का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं यहाँ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं। इस टू तो आप जान ही रहे हो, डिजिट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। एम का मतलब आप समझ ही गए होगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भी का मतलब वही वेलोसिटी ऑफ किसका, तो सर इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ वैसी नहीं है। एक चीज़ जो बच गया वो y है, तो ये y वही है जिसे अभी आप पाथ ऑफ डिफ्लेक्शन कह रहे थे। ठीक है, ठीक है। अब बात है कि इसे y से ही क्यों रिप्रेजेंट किया, तो हमने मान के चला कोई एक एक्सिस लेना ही था ना, हमने मान के चला कि y डायरेक्शन में y एक्सिस पे कितनी उसकी डिफ्लेक्शन हुई, इसलिए हमने y से डिनोट किया। आप चाहो तो z से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है इतनी बातें, तो फिर से मैं कुछ सेकेंड्स का समय दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे अपने टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे। ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके नॉलेज में ऐड करने के लिए लिख के रखी है। हालांकि आप चैप्टर्स में आगे बढ़ोगे तो इन टॉपिक्स को आप, इन चीज़ों को आप सीखते ही जाओगे, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया है ताकि आपको आइडिया हो कि आगे आप क्या सीखने वाले हो। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ हमने क्या किया है, लिखा है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ यूवी लाइट। यूवी लाइट मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी लाइट मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके, चलो यूवी लाइट मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट, और एक्सरे तो आप जान ही रहे हो, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से एक है एक्सरे आपका। ठीक है, तो जब आप क्या करना होगा, मेटल सरफेस फ्रॉम हीटेड फिलामेंट। जब मैं आपको डिवीज़न इन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, जैसा कि मैंने लेक्चर 0 में आपको टॉपिक्स लिखाए थे, जब मैं आपको डिवीज़न इन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी आपको ये हीटेड फिलामेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ मैं दिखाऊंगा, उसे इलेक्ट्रॉन गन बोलूँगा। हीटेड फिलामेंट से, टंगस्टन का हीटेड फिलामेंट होता है, टंगस्टन के हीटेड फिलामेंट से हम लोग इलेक्ट्रॉन गन की तरह इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रॉन के बीम को निकल के क्रिस्टल पे स्ट्राइक कराएंगे। फिर देखेंगे कि आगे क्या चीज़ें होती है, वो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे। फिलहाल आप ये बात समझ पाते हो, अभी तक आपने क्या किया था, कैथोड रे कहा था, उसी के बाद में आपने कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन बीम है। यस और नो, यस, ओके।
तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे थे, उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, प्रेशर 10⁻⁻⁴ एटीएम तक ले जा रहे थे और आपको इलेक्ट्रॉन बीम मिल जा रहा था। अब आपको एक और तरीका यहाँ मैंने बता दिया कि आप इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे? तो आप उसको प्रोड्यूस करते हो कैसे? मेटल सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे जब आप यूवी लाइट डालो या एक्सरे डालो, कैसे? तो हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, यहाँ मैंने टंगस्टन नहीं लिखा है लेकिन केवल आप हीटेड फिलामेंट भी समझो, बाकी डिटेल्स हम लोग आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। तो जब आप उससे बॉम्बार्डिंग कराओगे तो भी आपको जो रे निकलेगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन का बीम होगा, रे होगा। क्लियर है? ओके। दूसरा है बीटा पार्टिकल्स। जब आप रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अगर आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो वहाँ आपने देखा होगा कि अल्फा पार्टिकल की बात की जाती है, जिसे आप हीलियम न्यूक्लियाई बोलते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा है? बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। जब आप रेडियो एक्टिव मटेरियल, आपको अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान हो तो आप, या नहीं भी ध्यान हो तो मैं अगली क्लासेस में पढ़ाऊंगा ही। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि हम लोग एक रेडियो एक्टिव सोर्स लेते हैं, ठीक है, रेडियम या पोलोनियम रहता है, तो आप वहाँ से क्या करते हो? अल्फा पार्टिकल निकालते हो। लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा है कि बीटा पार्टिकल जब कब इमिट होता है? जब आप रेडियो एक्टिव मटेरियल से आप इमिट कराते हो क्या? बीटा पार्टिकल। तो वो भी क्या है? ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ये बातें? दो तरीका और आप सीख गए। क्लियर है? ठीक, चलिए ठीक है, अब आते हैं अपना आज का दूसरा टॉपिक। चार्ज टू मास रेशियो हमने देख लिया। अब अपना दूसरा टॉपिक, और आज के क्लास का यही लास्ट टॉपिक है, तो क्या है अपना? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आइए मैं सबसे पहले आपको उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को दिखाता हूँ, फिर यहाँ पे देखते हैं कि मैंने क्या लिख रखा है। तो देखिए, दिस वाज द ओरिजिनल सेटअप, दिस वाज द ओरिजिनल इक्विपमेंट यूज्ड बाय रॉबर्ट ए मिलिकन। ठीक है, उन्होंने इसी को देखो यहाँ पे, ये जो है इसे हम, अभी मैं आपको डायग्राम चलो मैं पहले डायग्राम भी दिखा देता हूँ। देखो ये है वो सिस्टमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम, जिसे हम यूज़ करके बुक्स में भी जो देखते हैं, ऑनलाइन भी देखते हैं, पढ़ते हैं इस डायग्राम को यूज करके। पर एक्चुअली कैसा था डायग्राम, मतलब कैसा था इक्विपमेंट? तो ऐसा था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें नोट कराता हूँ। देखिए, ये वाली जो पार्ट है ये एटोमाइजर है, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं। ओके, ये वाली पार्ट जो है क्या है? ये इसे एटोमाइजर बोलते हैं। ये कुछ नहीं, एक रबर का, इसे बल्ब कहते हैं, वो लगा हुआ है। बल्ब मतलब जो वो स्क्वीज करते हो आप जिसे, ठीक है, वो है। यहाँ नीचे ऑयल का सोर्स है, इसको स्क्वीज किया तो यहाँ से एक फाइन ड्रॉपलेट्स इसके अंदर, इस रास्ते से अंदर आता है। ठीक है, और क्या है? ये हमारे पास ये जो है ये टेलीस्कोप लगा हुआ है, जिसे हम यहाँ से अंदर की चीज़ें फिर देखते हैं कि क्या हम देखते हैं, मतलब मिलिकन ने देखी थी। ठीक है, ये है इनका ओरिजिनल सेटअप। ठीक, ये एक रास्ता है जिससे इन्होंने एक्सरे डाला था। ठीक, आइए मैं आपको दिखाता हूँ अब ये चीज़ें कैसे, डायग्रामेटिक फॉर्म में, जहाँ से जो आपको एग्जाम में बनानी है। देखो, अगर आप दोनों डायग्राम को एक बार देख लो, एटोमाइजर इसमें यहाँ है, माइक्रोस्कोप यहाँ पे है, सॉरी टेलीस्कोप यहाँ पे है। इस रास्ते से हाई वोल्टेज देते हैं, एक्सरे पास कराते हैं। ठीक है, और देखो ये वही एटोमाइजर आपका, वही एटोमाइजर आपका ये है, ये रहा एटोमाइजर। यहाँ पे देखो ऑयल का एक वो पॉट लटका हुआ है, ये आपका टेलीस्कोप वाला पार्ट है। ये दो डिस्क हैं, ये देखो क्रॉस सेक्शनल इमेज है, आप उसमें अंदर की चीज़ें नहीं देख पा रहे थे, यहाँ आप देख पा रहे हो। ये डिस्क है, ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, और नीचे निगेटिवली चार्ज प्लेट है। क्लियर है? ये जो आप यहाँ ड्रॉपलेट्स देख पा रहे हो, ये क्या है? ये जो आप छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देख पा रहे हो, यहाँ से इस रास्ते से छोटे 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 ऑयल के ड्रॉप ब्लो किए गए। ठीक है, और इसमें यहाँ पे आप देखो एक छोटा सा होल है, देख पा रहे हो? ओके, यहाँ पे क्या है? छोटा सा एक होल है। कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। इस होल के थ्रू
क्या हो रहा है, ऑयल ड्रॉप्स नीचे आ रहा है और यहाँ से टेलीस्कोप लगा हुआ है, ये वाला पार्ट टेलीस्कोप है, यहाँ से मिलिकन ने देखा, सॉरी ये वाला पार्ट, सॉरी होल्ड, आपका टेलीस्कोप जो है वो ये है, यहाँ से इन्होंने क्या किया था, एक्सरे इंसेक्ट किया था, ठीक है। और फिर यहाँ से आप देख पा रहे हो कि हाई वोल्टेज दिया जा रहा है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये था इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हम सीखते हैं, एक बार आप ध्यान से इस फिगर को देख लो, फिर अब हम सीखते हैं कि इसमें हमने काम कैसे करना है। हमने काम करने का मतलब क्या है कि इस पर किस तरह से काम किया गया था। क्लियर है? ओके। ओके, चलिए अब देखते हैं मैंने जो पॉइंट्स लिखा है यहाँ पे। देखो, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको ये 3-4 पॉइंट्स ध्यान होने चाहिए। अगर शॉर्ट नोट्स टाइप का कुछ अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे लिख सकते हो। पहला क्या है, परफॉर्म्ड बाय रॉबर्ट ए मिलिकन। आपको तो सबसे पहले साइंटिस्ट के नाम ही याद रखने होते हैं। कब किया था? 1909 में। ध्यान से सुनो, 1896 के आसपास में चार्ज टू मास रेशियो खोजा गया, 96 के आसपास, ठीक। और 1909 में, यानी कितने साल का गैप हो गया, 6 और उधर 4, ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर का गैप रहा चार्ज टू मास रेशियो से केवल मास या चार्ज कैलकुलेट कर पाने में। समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि चीज़ें डेवलप होने में कितनी समय लगती हैं, ठीक। तो रॉबर्ट ए मिलिकन ने कब 1909 में ये एक्सपेरिमेंट किया था, या आप यूँ कहो कि इस ईयर में एक्सपेरिमेंट तो वो लगातार करते आ रहे थे, इस ईयर में आके उन्होंने इन चीज़ों को इस्टेब्लिश किया था। क्लियर है? ठीक। अब देखो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड टू बी, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो चार्ज कितना निकल के आया, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कूलम्ब को, ठीक है। इतना चार्ज कैलकुलेट होके आया था, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रॉन वाज द स्मॉलेस्ट चार्ज नोन। उस टाइम पे जब ये चार्ज की वैल्यू एक्यूरेटली कैलकुलेट की गई, किसके द्वारा? मिलिकन के द्वारा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस समय ये खोजा गया सबसे छोटा चार्ज था। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ये उस टाइम का खोजा हुआ सबसे या कैलकुलेट किया हुआ सबसे छोटा चार्ज था, और इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? यूनिट नेगेटिव चार्ज। क्या नाम दिया गया? यूनिट नेगेटिव चार्ज। आप बोलते हो ना 1 यूनिट नेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलते हो कि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे कहते हो उतना ही पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में चार्ज है। तो यूनिट चार्ज कहने का क्या मतलब था? क्योंकि यही सबसे छोटा चार्ज उस समय कैलकुलेट किया गया था, दैट्स व्हाई दिस वाज कॉल्ड यूनिट नेगेटिव चार्ज। सही है? आप ये 3 पॉइंट्स इसके बारे में ध्यान रख लोगे, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो मैं आपको यहीं पे एक फार्मूला भी बता देता हूं कि किस फार्मूला को उन्होंने स्टेब्लिश किया था मिलिकन ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। तो वो फार्मूला था E/m इक्वल्स टू E/RB²। यहाँ मुझे बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर से समझ पा रहे हो कि ये E/m तो मैंने आपको समझा ही रखा है क्या है। इस E का मतलब भी आप समझ पा रहे हो कि सर ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। R क्या है? तो रेडियस है। क्लियर है ये बात? ओके, कुछ भी इसमें नया नहीं है, सारे नोटेशंस पहले ही वाले हैं, यहाँ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं हट जाता हूँ, आप लिख लो।
ठीक है। तो आइए अब सीखते हैं कि इसमें काम हुआ क्या, कैसे क्या कुछ हुआ। फिर इसके बाद हम लोग कुछ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मूविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि रेस्ट मास कहते किसे हैं। ठीक, देखो अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पॉजिटिवली प्लेट की तरफ को डिफ्लेक्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, तो उसका रेडियस भी हमने देख लिया। ठीक, और वो डेविएशन या डिफ्लेक्शन जो होता है पाथ का वाई डायरेक्शन में अगर मान के चलें तो वो कितना कैलकुलेट होगा वो भी हमने पिछले स्लाइड्स में देख रखा है। तो आइए आज के लेक्चर का सबसे अंतिम और इम्पॉर्टेंट बात सीख लें, तो फिर आपका मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाला चीज़ पूरा हो जाएगा। तो समझिए, इस बात को। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने इसका क्या नाम बताया आपको, एटोमाइज़र। ठीक है, ये एटोमाइज़र है। एटोमाइज़र इसको क्यों बोला, क्योंकि आप जान रहे हो एटम बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी है ना, आप नेकेड आई से देख भी नहीं पाते हो एटम। तो ये जो था एटोमाइज़र ये इसलिए था क्योंकि ये जब आप इस यहाँ आप देख पा रहे हो बल्ब है, इसको जब पुश करता है तो यहाँ से ये ऑयल लेकर के इस रास्ते से यहाँ पे ब्लो करता है। ब्लो कैसे करता है, बिल्कुल ड्रॉप के फॉर्म में। आप सलून वगैरह जाते होगे तो देखते होगे नाई के पास एक बॉटल होता है जिससे वो स्प्रे करता है। घर में कोलिन वगैरह का जो सफाई का आता है आप उससे भी स्प्रे करते हो, तो वो फिर भी ड्रॉप्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी बड़े हैं। आप उस ड्रॉप को भी काफ़ी छोटे लेवल पे, एकदम और छोटा लेवल पे ले जाओ, तो वही चीज़ का काम ये था। ठीक है, इससे क्या हुआ कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑयल के इसने स्प्रे किया, यहाँ से स्प्रे किया। ठीक है, अब स्प्रे किया तो यहाँ पे स्प्रे हो गया, और आप जानते हो कि ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, कोई भी चीज़ नीचे को आएगी, तो यहाँ जो कुछ भी स्प्रे हुआ है वो नीचे आएगा। ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं, गुड। तो क्या हुआ कि यहाँ पे स्प्रे किया, आप छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यहाँ देख पा रहे हो, पर वो डायरेक्टली सारा नीचे आता तो कॉम्प्लेक्शंस बढ़ते, कैलकुलेट करना मुश्किल होता, एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल होता। तो इसने क्या किया, यहाँ पे क्या कर दिया, दो डिस्क लगा दिए, दो पैरेलल प्लेट्स लगा दिए, और क्या अप्लाई कर दिया इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला प्लेट हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला प्लेट हो गया नेगेटिवली चार्ज। अब क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, बीच में एक छोटा सा होल है, यहाँ से ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे हैं। आप देख पा रहे हो ये ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे हैं, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ड्रॉपलेट्स क्या हुए, नीचे आया। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टेलीस्कोप। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो नीचे आएंगे। अभी आप मान के चलो कि इसमें क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है, मैं इसे मिटा देता हूँ फिलहाल। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो यहाँ ऑयल ड्रॉपलेट्स आए, इस होल के थ्रू, इस ऊपर वाले डिस्क में जो होल है उसके थ्रू धीरे धीरे नीचे आया। अब ये जो ड्रॉपलेट्स आ रहा है तो ग्रेविटी के असर की वजह से वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ से मास कैलकुलेट किया जा सकता है। आप फिजिक्स में सीखोगे कि कैसे इसे मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये भी सीखना है कि यहाँ से उन्होंने मास किस तरह से निकाला था, तो मैं आप कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में आपको इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन के साथ बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, मास कैलकुलेट कर लिया, और E बाई एम तो पहले से कैलकुलेटेड था, और मास कैलकुलेट कर लिया। तो आप समझ पा रहे हो, E बाई एम अगर आपके पास कैलकुलेट किया हुआ है, और अगर आप मास कैलकुलेट कर लो, ठीक है, आपको मास का वैल्यू पता चल गया, तो आप E की वैल्यू निकाल पाओगे। तो यही सारी चीज़ें इसमें हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, मास कैलकुलेट कर लिया। मास कैलकुलेट करने के बाद इन्होंने क्या किया कि उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। ये ऊपर वाला पॉजिटिवली चार्ज हो गया प्लेट, नीचे वाला नेगेटिवली चार्ज हो गया प्लेट। अब क्या होगा, देखो जो ग्रेविटी के असर की वजह से ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे थे, ठीक है, अच्छा उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले एक और काम किया, वो मैं समझाता हूँ आपको। इन्होंने क्या किया कि एक्सरे को डाला। एक्सरे डालने से क्या हुआ कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हुए, आयंस में बदल गए। क्या हुए, आयंस में बदल गए। आयंस में होने का क्या मतलब हुआ कि वो चार्ज हो गए। अब जब चार्ज हो गए तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स की तरफ को अट्रैक्ट होंगे।
अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब तक जो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा था ड्रॉपलेट, अब वो क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। आपने पीछे देखा था एक्सरे की वजह से आप एक्सरे डाल के क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करा सकते हो। अभी मैंने आपको पीछे बताया सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो उससे क्या हुआ कि ये जो निगेटिवली चार्ज, अब ऑयल ड्रॉप जो आ रहा था, यहाँ जो गैसियस मॉलिक्यूल थे वो क्या हुए, आयन में बदल गए। आयन में बदलने से क्या हुआ कि जब ऑयल ड्रॉप आया तो उसको कवर कर लिया एक एक को। अब क्या हुआ कि क्योंकि ये ऊपर, उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये पॉजिटिव प्लेट है, वो निगेटिवली चार्ज आयंस हैं। अब वो ग्रेविटी के असर की वजह से नीचे आने की बजाय पॉजिटिव प्लेट की तरफ को अट्रैक्ट होने लगे, नीचे आने की बजाय ऊपर जो पॉजिटिवली प्लेट है उधर जाने लगे। ठीक, इससे हुआ क्या, जैसा कि आपको मैंने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट को मैं वहीं पे ले जाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, क्या हो रहा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो आकर के ये स्ट्राइक कहाँ किया, सी पॉइंट पे। जब तक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, बी पे स्ट्राइक कर रहा था। मैं केवल मैग्नेटिक अप्लाई किया तो आके ए पॉइंट पे स्ट्राइक किया, और जब दोनों को बैलेंस किया तो वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट बी पे आके स्ट्राइक करना शुरू किया। तो सेम चीज़ अब यहाँ करने वाले थे मिलिकन। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ करने वाले थे। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ग्रेविटी के असर की वजह से क्या हो रहा था, ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के पहले उन्होंने एक्सरे अप्लाई किया, फिर जब वो आयंस में बदल गए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, पॉजिटिवली प्लेट की तरफ को जाने लगे। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इस तरह से एडजस्ट किया कि वो ग्रेविटी को काउंटर कर जाए। काउंटर कर जाने से क्या मतलब है कि वो जहाँ है वहाँ स्टैटिक हो जाए। ना तो एक बहुत ज़्यादा अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा देते इलेक्ट्रिक फील्ड का तो क्या होता है, सारे ड्रॉपलेट्स ऊपर की ओर जाने लगते, या बहुत कम कर देते तो सीधा ग्रेविटी के असर की वजह से नीचे आता। तो इन्होंने क्या किया, चीज़ों को इन बिटवीन ले गए। इन बिटवीन ले जाने का क्या मतलब है, कुछ इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट किया कि ड्रॉपलेट्स बीच में स्टैटिक हो गए। अब ये आसानी, अब इन्हें मास पता चल गया था, अब ये आसानी से, अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स चार्ज्ड भी थे तो अब यहाँ से इन्होंने चार्ज की वैल्यू पता कर ली। क्लियर है, चार्ज टू मास रेशियो पहले से पता था। उसके बाद मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया और प्रिसाइज कैलकुलेट किया। क्लियर है, ठीक है, थोड़ी इसको देखो फिर मैं आगे बताता हूँ। तब तक आप इन पॉइंट्स को नोट करो। ओके, आइए आगे कुछ और बातें हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, देखो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है, आपको E/m तो पता था, तो हमको क्या करना है, इसी को यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, एक मिनट, हाँ कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड कर देंगे किससे, E/m से। तो ये क्या हो जाएगा, E/e, ये जो m है ये ऊपर चला जाएगा, तो आप समझ पा रहे हो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको सीधा सीधा क्या मिलेगा, m। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि सर m इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं E/m। तो आप अब इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चलो आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मैंने पिछले स्लाइड में लिख के दिखाया है कितना होता है, आप फटाफट मैं डिक्टेट करता हूँ, आप इसे लिखो।
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपने निकाला था -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और मास E/m का आपने वैल्यू क्या निकाला था, -1.7588 -1.7588 इंटू 10⁻9 कूलम ग्राम पर ग्राम। तो आप इन वैल्यूज़ को पुट करो और फिर देखो क्या वैल्यू आता है। देखो -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई E/m कितना था 1.7588 इंटू 10⁻9 कूलम ग्राम, यही था। ओके, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या होगा, कूलम से कूलम कट जाएगा, जो वैल्यू आएगा वो पर ग्राम है, तो यहाँ जाके वैल्यू क्या आ जाएगा ग्राम में। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो m की वैल्यू आएगी ग्राम में। एक बार इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, 10⁻9 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये ग्राम में है। आप इसे चाहो तो केजी में बदल सकते हो, तो कितना हो जाएगा 9.1096 इंटू 10⁻31 kg। यही है फाइनल आपका वैल्यू। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि देखो ये जो आपने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू, ये जो आपने m की वैल्यू कैलकुलेट करी, ये क्या है, इसे हम कहते हैं रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, इसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मास मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं होता है। तो जब कभी आपको लिखा हुआ मिले रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसे आप इस तरह से समझना है कि इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेरी लो स्पीड। क्या, इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेरी लो स्पीड। तो अब बात ये है कि जब वो हाई स्पीड में मूव कर रहा होगा तो फिर उसका मास क्या होगा, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल आप इसे नोट डाउन करो, फिर मैं आपको लास्ट पॉइंट आज के क्लास का कि मूविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं या मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बता के मैं आज के क्लास को यहीं रोक दूंगा। तो आप इसे नोट कर लें।
ठीक है। आइए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या कैलकुलेट करना है हमें? अब हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये मास कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखो, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होगा? रेस्ट मास। रेस्ट मास हमने अभी कैलकुलेट किया था, ठीक है। रेस्ट मास डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस m बाय v बाय c का होल स्क्वायर। आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके मीनिंग्स क्या हैं। देखो, रेस्ट मास तो हमने अभी कैलकुलेट किया ही था, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आओ मैं आपको बाकी की चीज़ें बता दूं और आज के क्लास को यहीं पे हम लोग रोक दें। देखो, इस v का मतलब है यहाँ पे क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन, और c का वही यूजुअल मीनिंग है जो आप हमेशा पढ़ते आते हो। c का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट। आप जनरली c से स्पीड ऑफ लाइट ही डिनोट करते हो। अभी आपने c से कूलम को भी रिप्रेजेंट किया था हालांकि, लेकिन फिर भी यहाँ c का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट। और आप जानते हो कि स्पीड ऑफ लाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, कितनी होती है आप कमेंट में बताना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या दिक्कतें सामने आएंगी जो हम आने वाले चीज़ों में सीखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। रेस्ट मास तो आपने कैलकुलेट कर लिया, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, v बाई सी का होल स्क्वायर है। अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही हो जाए जितना कि स्पीड ऑफ लाइट है, तो v और c इक्वल हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 0, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 कितना हो जाएगा? इन्फानाइट। तो क्या मूविंग मास का मूविंग मतलब मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, क्या किसी भी चीज़ का मास क्या इन्फानाइट होगा? तो नहीं। इलेक्ट्रॉन का तो आप जानते हो सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटॉम का भी छोटा हिस्सा है, तो इसका मास तो इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता सर, ठीक है। तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ये फार्मूला है, इसके साथ समस्या क्या है कि अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो मास हमें कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। या अगर v की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, c से वैल्यू ज़्यादा हो जाए, आप खुद जान रहे हो कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ अल्टीमेट। अगर स्पीड ऑफ लाइट को भी अचीव करना मुश्किल है, अगर स्पीड ऑफ लाइट जितना इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हो जाए, तो आप जान पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? इमेजिनरी आएगी। तो दोनों केस आपको चीज़ें समझनी है। ये सारी बातें हैं जो आप आने वाले लेक्चर्स में ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, आई होप आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। तो आइए मैं इसे मिटाता हूँ और आपके लिए एक और जो मैंने स्टार्टिंग में नोटिस दिया था, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि बीएससी पार्ट 1 टीएमबीयू वालों के लिए है। ये जो लोग टीएमबीयू के किसमें पार्ट 2 का क्या चीज़ केमिस्ट्री ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं, आपके फॉर्म भराने का डेट आ गया है। तो आप यहाँ से ये मान के चल सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन होने में अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ समय है, 1 से 1.5 महीने का आपके पास समय है। आपने अब तक क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, ये बात आप सेल्फ एनालिसिस करें। अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अगर आप क्रैश कोर्स अगले 1 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सत्यम वेव के मनाली ब्रांच पे आके संपर्क
कर सकते हैं। ठीक है, और कल से या परसों से आपके लिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। राउंड 1 में हम लोग इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के प्रीवियस 5, 7, 8 साल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे आपके पास। एक बार ऑब्जेक्टिव राउंड पूरा हो जाने के बाद, क्योंकि बच्चे अक्सर ऑब्जेक्टिव को लेकर ज़्यादा परेशान होते हैं, तो एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाने के बाद देन हम लोग स्विच करेंगे किस पे, सब्जेक्टिव पे। जो मुश्किल डेरिवेशंस हैं वो आपको बताए जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनके सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के सजेशंस भी आपको मिलेंगे। आप अगर उतना भी कर लेते हो तो आई एम श्योर कि आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी तरह की क्वेरी करनी हो तो आप सत्यम वेब के मनाली ब्रांच पे आके संपर्क कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, और नेक्स्ट लेक्चर ऑलमोस्ट इसी टाइम पे मैं कल 4 बजे के आसपास, 3 से 4 के बीच आपके लिए लेक्चर नंबर 3 लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देन लेक्चर नंबर 4 से हमारा रदरफोर्ड मॉडल एंड देन बोर्स मॉडल एंड समरफील्ड मॉडल, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक आते जाएंगी। बोर्स मॉडल के एप्लीकेशंस आएंगे, फिर आगे कहानी। अभी तक की चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी, रटने वाली, याद करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन आने वाले क्लासेस में आपके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स जहाँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे टॉपिक्स डिटेल में शुरू हो जाएंगे। तब तो जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।